जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। माँ सरस्वती, माँ भगवती को वंदन। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी कक्षा 12। एनसीईआरटी कक्षा 12 में अब तक हम लोगों ने स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली पूरी किताब का 360 डिग्री एनालिसिस कर लिया। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग भली बात ही जानते हैं, हम लोग पीवाईक्यू एमसीक्यू व्याख्या करते हैं, जिससे हम लोगों को क्या हो जाता है, संपूर्ण 360 डिग्री रिवीजन हो जाता है। आज प्यारे साथियों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 12 समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1-2 दुर्योधनता का अंत। आप लोगों को देख लीजिए, समकालीन विश्व राजनीति की किताब सामने सीधी सीधी थंबनेल के ऊपर, पैनल के ऊपर प्रतीत हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्लास किन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। कक्षा 11 के लिए तो महत्वपूर्ण रहने वाली है ही है, क्योंकि कक्षा 12 के लिए तो महत्वपूर्ण रहने वाली है ही है, क्योंकि कक्षा 12 में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके ये सिलेबस में है। साथ ही साथ ग्रेड फर्स्ट स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये कह सकता है कि उनका फाउंडेशन मजबूत करेगी, उनकी समझ विकसित करेगी। साथ ही साथ राजनीति विज्ञान से असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही साथ शिक्षक भर्तियों की बात करें, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, या फिर बात करें पटवारी, वीडियो कांस्टेबल, जेल प्रहरी, कोई भी एग्जाम, जिस एग्जाम में थोड़ा बहुत भी राजनीति विज्ञान का लेना देना हो या फिर समकालीन विश्व में राजनीति का कोई लेना देना हो, उन तमाम प्रतिभागियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है। अब कई प्रतिभागी, कई पुरानी आत्माएं जो मेरे साथ में विकास चौधरी आरएस यूट्यूब चैनल के ऊपर लंबे समय से जुड़ी हुई थी, वो काफ़ी कुछ नाराज भी है, क्योंकि वो समय समय पर मेरे को कॉल और मैसेज करते थे। नाराज होने का कारण यह है कि मैं आप लोगों के सामने काफ़ी समय बाद में रूबरू हुआ हूँ। उसके पीछे प्यारे साथियों कई कारण हैं। कई कारणों की बात करें तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि मैं राजपत्रित अधिकारी स्कूल व्याख्याता ग्रेड फर्स्ट हूँ। तो सबसे पहला काम स्कूल का रोक करना अति जरूरी है, क्योंकि सरकार ने हमें कक्षा 11 व कक्षा 12 को राजनीति विज्ञान कक्षा 12 और 11 में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए भेजा है। कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा, उनके लिए मैंने पूर्ण रूप से समर्पित होकर के पिछले कुछ समय के लिए पूरा समय उनको ही दिया। साथ ही साथ बात करें कक्षा 12, कक्षा 10, कक्षा 5 और 8वीं बोर्ड की परीक्षा, उसके साथ साथ में मेरे खुद के निजी कार्य, क्योंकि अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में वो चारों ओर से बंधा रहता है, समाज में खूब काम होते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा कारण ये था, मेरे और स्टूडियो में टाइमिंग सेट नहीं हो रहा था। जब मैं फ्री रहूं, स्टूडियो में क्लास से रिकॉर्ड होती, लाइव चलती। आप लोगों के सानिध्य, प्रेम, अपनत्व और 33 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद से जो ये क्लास आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, ये क्लास हमारे नए ऑटोनोमस जेवीएम ताज प्लेटफॉर्म से लेकर आया हूं। यानी कि आप लोगों के लिए हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं। आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक स्टूडियो लगा दिया नया, कि समय पर क्लास लेना आप लोगों के लिए जरूरी है। आप लोगों ने हमारे साथ में विश्वास करके जुड़ाव किया है, ऐसा नहीं कि आप अलगाव कर दो। आप लोग थीम लेकर अध्ययन करें कि हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब जून के अंदर एग्जाम है, आपको पूर्ण समर्पित हो जाना है, पूर्ण गंभीरता से तैयारी करनी है। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर इस क्लास को ढंग से देखा, ढंग से एकाग्रचित होकर के आपने अच्छे कमेंट किए, शेयर किया, तो मैं आप लोगों के लिए ग्रेड फर्स्ट के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 या 4 क्लास डेली के लिए कराऊंगा। हम और हमारी टीम पूरी आपके लिए समर्पित है। इतना आपके लिए स्टूडियो का सेटअप आप लोगों के लिए किया कि आपके नियर बाई एग्जाम है। तो बिना कोई समय को विलंब किए, समय साझा किए, सीधे बात करते हैं अध्याय 1-2 दुर्योधनता का अंत। अब प्यारे विद्यार्थियों, 2 दुर्योधनता का अंत अध्याय पढ़े उससे पहले हम लोगों को शीत युद्ध का दौर पढ़ना जरूरी है। शीत युद्ध का दौर की बात करें तो पिछले 3-4 साल पहले जो सिलेबस चेंज हुआ था, उस समय पहला पार्ट हुआ करता था चेंज होने से पहले शीत युद्ध का दौर। लेकिन वर्तमान समय में एनसीईआरटी कक्षा 12 में समकालीन विश्व राजनीति का पहला अध्याय 2 दुर्योधनता का अंत है। अगर मैं आप लोगों के सामने शीत युद्ध का दौर वाला अध्याय लेकर आ जाता तो आप लोगों को भी लगता कि सर आपको पता नहीं है कि ये सिलेबस में नहीं है।
इस वजह से मैं वो आपको अध्याय अभी नहीं लेकर आया हूं। अगर आप लोग डिमांड करेंगे वो अध्याय भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, लेकिन दो दूरता का अंत अध्याय पढ़े उससे पहले हम लोगों को इस पर आने के लिए शीत युद्ध की पृष्ठभूमि, दो दूरता का अंत का ऐतिहासिक विकास क्रम, शीत युद्ध या फिर अपन बात करें यूएसएसआर के डिसोल्यूशन का ऐतिहासिक विकास क्रम हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये पढ़ना पड़ेगा, तो अब हम लोगों को कहां जाना पड़ेगा? हम लोगों को जाना पड़ेगा कोल्ड वार पर। कहां जाना पड़ेगा? कोल्ड वार। अब प्यारे विद्यार्थियों, कोल्ड वार की बात करें तो 1945 से लेकर के 1991, 25 दिसंबर 1991 तक कोल्ड वार चला था। कोल्ड वार जिसे हिंदी में कहा जाता है शीत युद्ध। कोल्ड वार की बात करें या शीत युद्ध की बात करें तो ये शस्त्र सज्जित काल था, यानी कि इस समय दोनों ही विचारधारा वाले लोग, दोनों ही देशों वाले लोग, दोनों ही देशों की बात करूं, कोल्ड वार किन के मध्य हुआ था? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के मध्य क्या हुआ था? कोल्ड वार हुआ था। यूएसए की बात करें विचारधारा, तो विचारधारा की बात करें तो पूंजीवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा? पूंजीवादी विचारधारा। यूएसए की बात करें तो समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा। इन दोनों के मध्य क्या हुआ था? कोल्ड वार हुआ था। अब देखिए, इन दोनों के मध्य कोल्ड वार क्यों हुआ था वो भी अपन लोगों को जानना अति आवश्यक है कि इन दोनों के मध्य कोल्ड वार क्यों हुआ था। इन दोनों के मध्य कोल्ड वार प्यारे विद्यार्थियों इस वजह से हुआ था, आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, और फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें तो 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, यह वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो 1939 से लेकर के 1945 तक ये आपके सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। बात करें सेकेंड वर्ल्ड वार की कि सेकेंड वर्ल्ड वार किन के मध्य हुआ था, तो हुआ था आपके किन के मध्य? मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य। मित्र राष्ट्र की बात करें कि भाई साहब मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? ध्यान रखना, BARF, मित्र बर्फ की तरह ठंडे होते हैं ना। बी से हो जाएगा आपका ब्रिटेन, क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा ब्रिटेन, ए से हो जाएगा आपके अमेरिका, उसके बाद में आर से हो जाएगा आपके रूस, और एफ से हो जाएगा प्यारे साथियों आपके फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। धुरी राष्ट्रों की बात करें तो धुरी राष्ट्रों में आपके जर्मनी, इटली और जापान। कितने देश? 3 देश, जर्मनी, जापान और इटली। अब इनके साथ में और भी कई पिछले वो देश थे। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय होती है, और मित्र राष्ट्रों में मुख्य रूप से ये 4 देश थे, जिसमें से अमेरिका और रूस अपने आप को सर्वोसर्वा मानते थे, या फिर मैं यूं कहूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चौधरार दिखाना कौन चाहते थे? रूस और अमेरिका। अब प्यारे विद्यार्थियों, दोनों की विचारधाराएं अलग। बात करें प्यारे साथियों इसकी, यूएसए की विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा, यूएसएसआर की विचारधारा समाजवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा वाले देश जिन्हें कहा जाता प्रथम दुनिया, कौन सी दुनिया? प्रथम दुनिया के देश। यूएसएसआर या फिर समाजवादी विचारधारा की बात करें तो दूसरी दुनिया के देश। कौन सी दुनिया? सेकंड दुनिया के देश। अलग अलग विचारधाराओं में आपसी लड़ाई हो गई, अपन यूं कह सकते हैं कि विचारधारात्मक लड़ाई हो गई। अब विचारधारात्मक लड़ाई हो गई और इस विचारधारात्मक लड़ाई ने शीत युद्ध का रूप लिया। शीत युद्ध चला था 1945 से 1991 तक। अब आप लोगों के मन में आ रहा है सर पूंजीवादी विचारधारा जिसे प्रथम दुनिया के देश कहा जाता है, समाजवादी विचारधारा वाले दूसरी दुनिया के देश, सेकंड दुनिया के देश, तो हम भारत के लोग किस दुनिया में? आप लोगों के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि हम लोग किस दुनिया में हैं, कौन से लोक में हैं, भारत किस दुनिया का देश है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। अब देखिए, इन दोनों देशों के मध्य कोल्ड वार चलता है लगभग 1945 से लेकर के 1991 तक, यानी कि 56 साल तक। 25 दिसंबर 1991 को इस यूएसएसआर का हो जाता प्यारे साथियों विघटन। क्या हो जाता? विघटन, या फिर हो जाता डिसोल्यूशन। यूएसएसआर की बात करें तो पूरा नाम आपको याद रखना है यूनियन
यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसमें 15 गणराज्य थे। कितने? 15 गणराज्य। 15 गणराज्य 25 दिसंबर 1991 के अलग हो जाते हैं और सोवियत संघ का डिसॉल्व या विघटन हो जाता है। 25 दिसंबर 1991 के बाद में अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महाशक्ति कौन सी बचती है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल और केवल एकमात्र महाशक्ति बनती है जिसका नाम है यूएसए। और यूएसए एकमात्र महाशक्ति बचती है तो अपन कह सकते हैं कि दो ध्रुवता का क्या हो गया? अंत हो गया। अब ध्रुव कितना रह गया? एक। कौन सा ध्रुव रह गया? पूंजीवादी विचारधारा वाला ध्रुव रह गया। आगे बात आप लोगों को समझ में, उम्मीद करता हूं आप लोगों से, आशा करता हूं कि अपेक्षा करता हूं कि पृष्ठभूमि आप लोग पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। अब यहां से अपन लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। और प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज और कह देता हूं कि साथ साथ में अगर आप लोग जुड़ गए हैं तो आपको पेन और नोटबुक साथ में रखनी अति आवश्यक है, क्योंकि कई चीजें मैं बोलूंगा, कई चीजें मैं लिखूंगा, कई चीजें जो नहीं लिखूं वो मैं बोलूं, उसको आप लोगों को नोट डाउन करना है। साथ साथ में एक चीज का ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को 3R तरीके से पढ़ना है। कौन सा R? 3R। सबसे पहले आपको क्या करना? रीड करना है, उसके बाद में आपको रिवाइज करना है और उसके बाद में आपको रिपीट करना है। ऐसा करेंगे ना तो सफलता आपके क्या है? कदम चूमेगी। और इतना मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। आप सोच रहे हैं कि सफल आप आज एक दिन में हो जाए, नहीं, लेकिन एक दिन आप सफल होंगे और आपके हाथों के अंदर मोहर होगी और राजपत्रित अधिकारी का पद अपने आप में बहुत बड़ा पद है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी तनख्वाह है, बहुत अच्छा मान सम्मान है, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। तो आप लोगों के लिए छोटा सा मोटिवेशन, उसके बाद में मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूं। हो चुकी है पीर पर्वत सी, हो चुकी है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए। हो चुकी है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, लेकिन आग जहां भी है जलना चाहिए। और वो परीक्षा रूपी आग, वो पढ़ाई रूपी आग की ताकत आपको जून के अंदर स्कूल वैक्यता का पेपर हो, उसमें पूरी झोंक देनी है और सफलता के नजदीक ही नहीं पहुंचना है, सफलता के उस पार पहुंचना है। तो उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो। आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया के किसी इंसान में नहीं है। केवल और केवल आप लोगों को मेहनत की आवश्यकता है। अब देखिए, पहला प्रश्न एनसीईआरटी कक्षा 12 दो ध्रुवीयता का अंत। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न प्यारे साथियों कह रहा है आपके, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति में से कौन सा कथन है जो गलत है? यानी 3 तो प्रकृति में कथन सही है, ये गलत है। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, बिल्कुल सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। उत्पादन के साधनों पर राज्यों का स्वामित्व नियंत्रण होना, बिल्कुल उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किसका था? राज्य का था। जनता को आर्थिक आजादी थी? नहीं भाई साहब, जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी। यानी कि हम लोग कहे कि अर्थतंत्र पर किसका नियंत्रण था? सरकार का था या फिर राज्य का था। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था, बिल्कुल राज्य करता था। सोवियत, देखिए प्यारे साथियों, बात करें हम लोग यूएसएसआर, जिसका पूरा नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसके गठन की बात करें तो ध्यान रखना 1917 और 1917 में क्रांति हुई थी जिसका नाम था आपके रूसी क्रांति। कौन सी क्रांति? रूसी क्रांति। इसी का अन्य नाम था आपके समाजवादी क्रांति। कौन सी क्रांति? समाजवादी क्रांति। इसी का अन्य नाम था बोल्शेविक क्रांति। इस रूसी क्रांति और इस रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था आपके लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने किया था आपके भाई साहब। इसका नेतृत्व किया था, रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। क्यों हुई थी? समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थी। समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थी। हम लोग कह सकते हैं
कि समता मूलक समाज की स्थापना, समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती थी। कौन सी? रूसी क्रांति। इसी रूसी क्रांति के फलस्वरूप 1922 में यूएसएसआर का क्या होता है? गठन होता है। रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया। इसी लेनिन ने एक नारा दिया था, एक देश में समाजवाद। कौन सा नारा दिया था? एक देश में समाजवाद। लेनिन, और लेनिन कौन थे? ध्यान रखना, यूएसएसआर के प्रथम राष्ट्रपति, यूएसएसआर के प्रथम राष्ट्रपति, या फिर कह सकते हैं प्रथम राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना प्यारे साथियों, लेनिन थे। और इन्होंने क्या कहा था? लेनिन ने कहा था एक देश में समाजवाद, एक देश में समाजवाद। एक देश में समाजवाद की बात किसने कही थी? लेनिन ने कही थी। और विश्व स्तर पर या फिर क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समाजवाद के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, कौन है? लेनिन है। ये आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न एक था, लेकिन हम लोगों ने पीवाईक्यू एमसीक्यू की संपूर्ण क्या कर दी? व्याख्या कर दी, जिससे आपका पूरा का पूरा क्या हो गया? व्याख्यात्मक हल, या फिर कह सकते हैं रिवीजन हो गया। निम्नलिखित को काल कर्मानुसार सजाए। काल कर्मानुसार आपको सजाना है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, फैक्चुअल प्रश्न है। अफगान संकट, और अफगान संकट कब हुआ था? तो ध्यान रखना 1979 को, 1979 को अफगान संकट हुआ था। बर्लिन दीवार और बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? तो ध्यान रखना 1989 को। कब गिरी थी? 1989 को। सोवियत संघ का विघटन, और सोवियत संघ का विघटन हुआ प्यारे साथियों 25 दिसंबर 1991 को। क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन। और रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति हुई थी आपके 1917 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। तो सबसे पहले आपके क्या हुआ था? सबसे पहले आपके गे आ जाएगा। रूसी क्रांति हुई थी, और गे कहां पर है? यह सबसे पहले गे है, तो आपका डी है जो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे साथियों, बर्लिन की बात करो ना, बर्लिन की दीवार की, तो ध्यान रखना बर्लिन कहां पर है? तो आपने एक महाद्वीप जिसका नाम सुना होगा प्यारे साथियों, यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। इस यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है आपके जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी। और जर्मनी की राजधानी कौन सी देश है? बर्लिन। सॉरी, जगह कौन सी जगह है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। अब देखिए, बर्लिन दीवार तो गिरी थी आपके 1989 में। तो बर्लिन और बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया था? तो ध्यान रखना 1961, और 1961 में बर्लिन की दीवार का क्या था? आपके निर्माण किया था। बर्लिन की दीवार का निर्माण किया था। इस बर्लिन की दीवार की बात करें प्यारे साथियों, लंबाई, तो लंबाई थी आपके 150 किलोमीटर। ये किसका प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार। और बर्लिन की दीवार बात करें प्यारे साथियों किसका प्रतीक थी? तो समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा का प्रतीक अपन कह सकते हैं। समाजवादी व पूंजीवादी विचारधारा के विभाजन का प्रतीक, या फिर हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि बर्लिन की दीवार प्रथम दुनिया वर्सेज दूसरी दुनिया का क्या थी? प्रतीक। लगे आप लोग ये ध्यान रखना, 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण होता है, और 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया जाता। अक्टूबर महीने के अंदर किसके द्वारा गिराया जाता? ध्यान रखना प्यारे साथियों, आम जनता के द्वारा गिरा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? सोवियत संघ का विघटन, बात करें यूएसएसआर के विघटन की, 1991 में विघटन हुआ था। यूएसएसआर के कितने टुकड़े हुए थे? 15 गणराज्य बने थे। कितने? 15 गणराज्य बने थे। यूएसएसआर सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तीन तो इसके परिणाम है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत। बिल्कुल भाई साहब, विचारधारात्मक लड़ाई का क्या हो जाता है? अंत। यानी कि अमेरिका या फिर अमेरिका समर्थित देश, पूंजीवादी विचारधारा वाला देश, यूएसएसआर के 15 गणराज्य, या फिर यूएसएसआर के देश समाजवादी विचारधारा वाले। तो विचारधारात्मक लड़ाई का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि 1991 में अगर विचारधारा की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी विचारधारा थी, या फिर देश कौन सी विचारधारा को अपनाना चाहते थे, तो पूंजीवादी विचारधारा को अपनाना चाहते थे
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो विचारधारात्मक आइडियोलॉजिकल लड़ाई का अंत हो गया। बिल्कुल सही है। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म, बिल्कुल प्यारे साथियों, CIS का जन्म हुआ। यह कब हुआ? सोवियत संघ के विघटन के परिणाम है। विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव, बिल्कुल शक्ति संतुलन में क्या आया? बदलाव। पहले दो ध्रुव थे, एक अमेरिका और एक साइड में आपके USSR, लेकिन जो ही सोवियत संघ का विघटन होता है ध्रुव कितना बचता है? एक, पोल एक बचता है। USSR का पोल था जो क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। मध्य पूर्व में संकट, ये आपके कथन है जो गलत हो जाएगा। मध्य पूर्व में संकट नहीं आया था। और बात करें अगर सोवियत संघ के विघटन की, तो ध्यान रखना सोवियत संघ के विघटन का परिणाम ये अपन कह सकते हैं हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। हथियारों की होड़ की समाप्ति होगी। बहुत अच्छा प्रश्न आ सकता है कि हथियारों की होड़ की समाप्ति किसका प्रतीक है? तो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक है, या फिर अपन कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? घ, जो मध्य पूर्व में संकट, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में मेल बैठाए। आपको मेल बैठाना है। एक साइड में आपके लिखा हुआ देखो मिखाइल गोर्बाचोव, फिर आपके शॉक थेरेपी, रूस, बोरिस येल्त्सिन और वार्सा। अब देखिए मिखाइल गोर्बाचेव की बात करें तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, 1980 और 1980 में कम्युनिस्ट पार्टी का दायित्व कौन संभालते हैं? मिखाइल गोर्बाचेव संभालते हैं। बात करें प्यारे साथियों 1985 में ये क्या बनते हैं? महासचिव। क्या बनते हैं? महासचिव, या फिर हम कह सकते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं किसके? USSR के। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि USSR, मिखाइल गोर्बाचेव है जो USSR के अंतिम राष्ट्राध्यक्ष भी है। क्या है? अंतिम राष्ट्राध्यक्ष भी है। लगे हाथ आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। क्या की थी? आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। आर्थिक सुधारों की शुरुआत, और आर्थिक सुधारों की शुरुआत के अंदर इन्होंने दो नीति अपनी थी। एक नीति जिसका नाम था प्यारे साथियों ग्लासनोस्त। कौन सी नीति? ग्लासनोस्त, जिसे कहा जाता है खुलापन। क्या कहा जाता है? खुलापन। और एक नीति जिसका नाम है आपके पेरेस्ट्रोइका। क्या है? पेरेस्ट्रोइका। इसे कहा जाता है पुनर्रचना, या फिर अपन कह सकते हैं पुनर्संरचना। इस पर आप लोगों को 7 स्टार लगा लेना। ये प्रश्न अच्छे हैं। ये ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका है जो रूसी भाषा के शब्द है। ग्लासनोस्त का तात्पर्य होता है खुलापन और पेरेस्ट्रोइका का तात्पर्य होता है पुनर्संरचना। तो देखिए मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधारों की शुरुआत की, तो इनके सामने क्या आ जाएगा? आपके गे आ जाएगा। उसके बाद हम प्यारे साथियों बात करें अगर शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी की बात करें, शॉक थेरेपी क्या था? तो ध्यान रखना शॉक थेरेपी क्या है? आर्थिक मॉडल है। ये आर्थिक मॉडल है और किसके द्वारा समर्थित है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा समर्थित मॉडल, या फिर कह सकते हैं निर्देशित मॉडल, जिसका नाम क्या है? शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी की तात्पर्य की बात करें कि शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों आघात लगाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है? आघात लगाकर उपचार करना। वो आघात लगाकर उपचार नहीं जो बीमारी के समय आप सोचते हैं कि लेटा करके शॉक दिया जाता है, वो नहीं है। इसके आशय की बात करें ना, शॉक थेरेपी का आशय क्या है, या फिर अपन बात करें कि शॉक थेरेपी का सर्वोपरि मान्यता क्या है, तो शॉक थेरेपी के सर्वोपरि मान्यता की बात करें ना, तो मिल्कियत का सर्वोपरि रूप निजी स्वामित्व होगा। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता, शॉक थेरेपी कब शुरू हुई थी? तो प्यारे साथियों 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता है मिल्कियत का सर्वोपरि रूप निजी स्वामित्व होगा। उसके बाद में हम लोग बात करें कि शॉक थेरेपी का आशय क्या है, तो धीरे धीरे परिवर्तन करना, आमूलचूल परिवर्तन न करके धीरे धीरे, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि क्रमिक परिवर्तन करना। अब आप लोग जानते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने क्रमिक परिवर्तन न करके आमूलचूल या फिर रेडिकल परिवर्तन कर दिए थे। रेडिकल परिवर्तन करने से आप लोग भली भांति जानते हैं कि सोवियत संघ के विघटन का आरोप भी किसके ऊपर लगाया जाता है? मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर लगाया जाता है। हालांकि वो नीतियां अच्छी लेकर के आए थे, लेकिन उनके परिणाम सकारात्मक नहीं आकर के क्या आगे? नकारात्मक आगे। बाद में प्यारे साथियों बात करें रूस की, तो रूस में इसमें आ जाएगा आपके कि रूस है जो सोवियत संघ का क्या बना? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। रूस के पास में उस समय P5 का पावर भी आ गया।
P5 की बात करें तो ध्यान रखना परमाणु संपन्न राष्ट्र विश्व स्तर पर कितने हैं? 5 है। कौन कौन है? तो ध्यान रखना ABCFR। ए से हो जाएगा आपके अमेरिका, बी से हो जाएगा ब्रिटेन, सी से हो जाएगा चाइना, एफ से हो जाएगा फ्रांस और आर से क्या हो जाएगा? रूस। ये आपके वर्तमान समय में परमाणु शक्ति संपन्न घोषित देश है। हालांकि परमाणु शक्ति संपन्न भारत अपने आप को मानता है और हम कह सकते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्जा किसे दिया गया? केवल और केवल इन 5 देशों को दिया गया है। बोरिस येल्त्सिन की बात करें तो ये रूस के राष्ट्रपति, ये रूस के राष्ट्रपति, और रूस के यहां अपन लिख सकते हैं रूस के चुने हुए राष्ट्रपति, रूस के चुने हुए राष्ट्रपति कौन है? बोरिस येल्त्सिन। ये आपके वार्सा की बात करें, वार्सा क्या है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, वार्सा एक सैनिक समझौता है। और वार्सा की स्थापना की बात करें या फिर वार्सा के गठन की बात करें तो कब किया था? 1955 में। वार्सा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, समाजवादी या फिर साम्यवादी विचारधारा वाले देशों के द्वारा वार्सा पैक्ट या फिर वार्सा संधि या फिर वार्सा संगठन का गठन किया जाता है। वार्सा संगठन का गठन क्यों किया जाता है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, आपने एक संगठन जिसका नाम सुना होगा नाटो, संगठन जिसका नाम सुना होगा नाटो, इसकी स्थापना होती है प्यारे साथियों 4 अप्रैल आपके 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। इसके विरुद्ध में या फिर अपन कह सकते हैं विरोध में यूएसएसआर विचारधारा या फिर समाजवादी विचारधारा वाले लोगों ने वार्सा का गठन किया। तो आपके एक के अंदर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। एक के अंदर घ कहां लिखा हुआ? ये देखिए, अगर आप लोगों को ये आता ना तो भी आपका प्रश्न है जो सही हो जाता। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न एक है, लेकिन हम लोगों ने इसके इर्द गिर्द जो भी अपकमिंग एग्जाम के अंदर प्रश्न बनने की संभावना है वो प्रश्नों का हम लोगों ने क्या कर दिया? 360 डिग्री एनालिसिस कर लिया। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी प्रतियोगी योद्धा प्रारंभ के अंदर जब पढ़ाई शुरू करता है, जब सिलेबस देखता है तो उसके मन में आता है कि एग्जामिनर कहां से पूछेगा, उसके मन में आता है कि एग्जामिनर कहां से पूछेगा। लेकिन मैं आपको वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि अगर आप लोग हमारे साथ में पूर्ण मनोयोग से जुड़ गए, ऐसी क्लासें आप लोगों को कहीं पर नहीं मिलेगी। इस प्रकार की क्लासों में आप लोग जुड़ गए ना तो आप लोग खुद कहेंगे ले एग्जामिनर पूछ कहां से पूछेगा। तो आपका इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो कॉन्फिडेंस आप सकारात्मक रहेंगे, सफल लोगों के संपर्क में रहेंगे, तभी आप लोगों के पास में आ पाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है वो कथन बताना है। यह पूंजीवादी तथा साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक थी। बिल्कुल पूंजीवादी विश्व और पूंजीवादी तथा समाजवादी विश्व का प्रतीक थी। या फिर हम कह सकते हैं पूंजीवादी देश पहली दुनिया के देश, साम्यवादी देश दूसरी दुनिया के देश, दोनों देशों के बीच विभाजन का प्रतीक थी। यह आपके सही हो जाएगा। इसका निर्माण सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद किया गया। बिल्कुल तुरंत बाद किया था। लोगों द्वारा इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया था। बिल्कुल लोगों द्वारा, आम जनता के द्वारा, बर्लिन की आम जनता के द्वारा 9 नवंबर 1989 को इसको तोड़ दिया था। यह जर्मनी के 2 भागों के समीकरण का प्रतीक थी। नहीं, 2 भागों के समीकरण का प्रतीक नहीं थी। आपका देह है जो सही हो जाएगा, यानी कि सही कथन नहीं है। यह बर्लिन की दीवार के बारे में मैंने आप लोगों को पहले अच्छे से बता दिया। सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? अब देखिए, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने किसको महत्व नहीं दिया? निजी संपत्ति की समाप्ति, बिल्कुल निजी संपत्ति की समाप्ति को तो इन्होंने स्थान दिया था। समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, बिल्कुल ये बात भी सही है। यूएसएसआर या फिर समाजवादी या फिर साम्यवादी विचारधारा समानता के सिद्धांत पर बल देती है, यानी कि हम यूं कह सकते हैं समतावादी या फिर समतामूलक समाज पर बल देती है। विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, बिल्कुल विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, ये भी बात सही है। अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं, ये बात गलत है। अर्थव्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? राज्य के नियंत्रण में थी। देखिए, विरोधी दल या प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं। बिल्कुल अपन बात करें यूएसएसआर में कौन सी पार्टी राज कर रही थी उस समय? कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। और कम्युनिस्ट पार्टी किसी अन्य दल को पनपने ही नहीं देती थी, यानी कि उस अन्य दल को बनने ही नहीं देती थी। विरोधी दल को या फिर अन्य दल को या फिर विपक्ष को या फिर प्रतिपक्ष को, यानी एक ही दल होगा, हम ही राज करेंगे।
अगर किसी देश में एक ही दल होगा, वही दल एक दल होगा, तो अब सीधी बात है वही राज करेगा, फिर अपनी मनमानी करेगा। इस वजह से आम जनता का जीना दूभर हो गया था। कहां पर? सोवियत व्यवस्था में नौकरशाही हावी हो गई थी, ब्यूरोक्रेट हावी हो गए थे, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हावी हो गए थे, और कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्तावादी पार्टी का रूप भी ले लिया था। किसका रूप? सत्तावादी पार्टी का रूप ले लिया था। किसने? कम्युनिस्ट पार्टी ने। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था? सोवियत संघ का विघटन और सोवियत संघ का विघटन या फिर डिसोल्यूशन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ठीक है, कौन सा परिणाम नहीं था? नए देशों का उदय। बिल्कुल नए देशों का उदय हुआ था। 15 गणराज्य थे, वो तो अलग हुए, साथ साथ में और कई छोटे मोटे नए देशों का क्या हुआ था? उदय हुआ था। रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरा नहीं भाई साहब, रूस एक महाशक्ति के रूप में नहीं उभरा। महाशक्ति के रूप में तो कौन उभरा? महाशक्ति के रूप में उभरा आपके यूएसए। कौन उभरा? यूएसए उभरा था। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव आया। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव आया, बिल्कुल सही बात है। पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई, बिल्कुल पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई थी। अगर प्यारे विद्यार्थियों महाशक्ति या सुप्रीम पावर का एक प्रश्न आ गया तो मैं आप लोगों के लिए कुछ लिख रहा हूं, इन प्रश्नों को आप लोगों को उत्तर बताना है। एक है सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर। एक है आपके हाइपर पावर, एक है आपके हार्ड पावर, एक है आपके सॉफ्ट पावर। ये चारों शब्दावली, सुप्रीम पावर किसकी है, हाइपर पावर किसकी है, हार्ड पावर किसकी है, सॉफ्ट पावर किसकी है, आप लोगों के लिए प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं। और वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय फलक पर कौन तो सुप्रीम पावर है, कौन हाइपर पावर है, कौन हार्ड पावर है और कौन सॉफ्ट पावर है। अगर आप लोग ग्रेड फर्स्ट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट जेआरएफ की गंभीर तैयारी कर रहे हैं ना, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को आने चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं आ रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, आ रहे हैं तो भी आप बता देना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था? देखिए, शॉक थेरेपी की बात करें तो शॉक थेरेपी कब अपनाई थी? तो 1990 के अंदर शॉक थेरेपी अपनाई थी। शॉक थेरेपी का अर्थ मैंने आप लोगों को बता दिया। अर्थ क्या है शॉक थेरेपी का? अर्थ क्या है? आघात लगाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का आशय क्या है? शॉक थेरेपी का आशय क्या है? तो शॉक थेरेपी का आशय क्या है? शॉक थेरेपी का आशय है कि कर्मिक परिवर्तन करना, आमूलचूल परिवर्तन न करके कर्मिक या फिर धीरे धीरे परिवर्तन करना। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता, सर्वोपरि मान्यता, सर्वोपरि मान्यता क्या है? कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। अगर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने लिखे हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, तो आप उसकी या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को फोटो भेजना, या फिर ये मेरे नंबर है आपके 9214534843, इन नंबर पर इनकी फोटो भेजना। फोटो मैं आपसे इसलिए मंगवा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, कई विद्यार्थी, कई आत्माएं ऐसी है जो साथ में लिखती नहीं है, केवल और केवल सुनती है। आपको साथ साथ में सुनना है, साथ साथ में लिखना है। देखो, परखो, निरखो, और अच्छा लगे तो लिखो, और लिखेंगे ना तभी आपका सिलेक्शन होगा। कई विद्यार्थी क्लास पूरी होने के जस्ट बात कह देते हैं, सर पीडीएफ भेजो, सर पीडीएफ भेजो। अरे भैया, ये पीडीएफ तो आपकी किताबों में खूब मिलेगी, ये पीडीएफ आपकी किताबों में से ही बनाई हुई है। आप रेडीमेड आइटम के ऊपर आप लोगों को भरोसा कम रखना। आप लोग अगर खुद लिखेंगे ना तो आपका सिलेक्शन इजी गोइंग होगा। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, हर चीज में अगर पैनल पे लिखूंगा, आप लोगों को स्क्रीन के सामने लिखूंगा ना, तो घंटों घंटे लग जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कम समय में, कम कंटेंट में मैक्सिमम मार्क्स किस प्रकार से मिले, जिससे आपकी सफलता जो सुनिश्चित हो जाए। तो आप लोगों को साथ साथ में लिखना, शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, ये तो आपके परिणाम था। उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेचा गया, ये भी परिणाम था। रूसी मुद्रा जिसका नाम है आपके रूबल, रूबल के मूल्य में नाटकीय वृद्धि हुई नहीं भाई साहब, नाटकीय वृद्धि नहीं हुई। रूबल के मूल्य में क्या हुई थी? गिरावट। क्या हुई थी? गिरावट हुई थी। रूस को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा, बिल्कुल रूस को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। तो आपका सही कदम क्या हो जाएगा? से है जो इसका परिणाम
नहीं था। आप लोग जानते हैं कि उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेचा गया और किताब में आपके सीधी सीधी भाषा में लिखा हुआ है कि गैराज सेल, विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल कहां पर, तो ध्यान रखना शॉक थेरेपी उस चलाई थी, या फिर अपन कह सकते हैं यूएसएसआर के विघटन से थोड़े समय पहले उस सरकारी उद्योगों को औने पौने दामों पर बेचना, ये किसका प्रतीक, आपके अपन कह सकते हैं निजी संपत्ति को बेचना, विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल का प्रतीक। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस घटना को शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है। कौन सी घटना जिसको एंड ऑफ कोल्ड वॉर का संकेत माना जाता है। देखिए संकेत की बात हो रही है, यहां पर सिंबल की बात हो रही है। वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन, 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। क्या यह संकेत है शीत युद्ध का, बताइए आप। वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया जाना, यह सिंबल है, या फिर वर्ष 1991 में कजाकिस्तान गणराज्य द्वारा स्वतंत्र होने की घोषणा, या फिर वर्ष 89 में बाल्टिक राज्यों में स्वतंत्रता हेतु बड़े पैमाने पर विद्रोह। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए। तब तक मैं आपको बता दूं कि जिस भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ आरपीएससी स्कूल वेकिता 2022 में प्रश्न आया था, प्रश्न यह था इसमें से कौन सा देश बाल्टिक गणराज्य नहीं है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ELL, ई से हो जाएगा आपके एस्टोनिया, एस्टोनिया, एस से हो जाएगा आपका लातविया, क्या हो जाएगा लातविया, और एल से हो जाएगा आपका लिथुआनिया, लिथुआनिया। ये क्या है, ये बाल्टिक गणराज्य के देश है, ये हमारे ग्रेड फर्स्ट के अंदर आया था। कौन सा संकेत माना जाता है एंड ऑफ कोल्ड वॉर का, तो बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार अक्टूबर अपन कह सकते हैं 11/10/1989 को गिराया था। किसके द्वारा, आम जनता के द्वारा। इस दीवार को बनाया कब था, 1961 में। कितने समय तक दीवार रही, तो लगभग 28 साल तक दीवार रही। दीवार की लंबाई कितनी थी, तो 150 किलोमीटर इस दीवार की लंबाई थी। दीवार किसका प्रतीक थी, समाजवादी वर्सेज पूंजीवादी, समाजवादी वर्सेज पूंजीवादी विचारधारा का प्रतीक, या फिर अपन कह सकते हैं कि समाजवादी यानी सेकेंड दुनिया वर्सेज फर्स्ट दुनिया का प्रतीक थी बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार को जो ही आम जनता, आम लोगों के द्वारा गिराया गया, लोगों ने समझ लिया, सोच लिया, उनको सुगबुगाहट आने लगी कि भाई साहब अब शीत युद्ध का क्या हो जाएगा, शीत युद्ध का हो जाएगा प्यारे साथियों, अंत हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, यूएसएसआर के किस नेता ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाई। यूएसएसआर, फटाफट से जो भी नई आत्माएं जुड़ी है यूएसएसआर का पूरा नाम बताइए। यूएसएसआर के किस नेता ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाई। सही उत्तर हो जाएगा आपके एन क्रुश्चेव, यानी कि निकिता क्रुश्चेव, क्रुश्चेव। अब कईयों को लग रहा सर ये निकिता कौन है, अरे निकिता कोई लुगाई नहीं, निकिता आदमी, ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाई थी। देखिए प्यारे साथियों, थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाते ना तो भी कई प्रश्नों को तो आप याद कर जाते। कैसे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब है कि शांतिपूर्ण साथ साथ में रहना। तो शांतिपूर्ण अगर साथ साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे, खुश रहेंगे। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। कई अपन लोग कॉन्सेप्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, कई कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, कई चीजें उनको रटेंगे, कई मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। मिखाइल गोर्बाचेव की बात करें तो यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्राध्यक्ष, अंतिम राष्ट्राध्यक्ष जिस पर लगा था यूएसएसआर के विघटन का आरोप, विघटन का आरोप। इन्होंने पार्टी को संभाला था 1980 के मध्य के दशक से, यानी कि 1985 और 1985 में ये क्या बनते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सीपी के बनते हैं आपके महासचिव। क्या बनते हैं प्यारे साथियों, बनते हैं आपके महासचिव। इन्होंने नीति अपनी थी कौन कौन सी, मिखाइल गोर्बाचेव ने खुलापन और पुनर्रचना, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। एल ब्रेजनेव की बात करें तो एल ब्रेजनेव यूएसएसआर के राष्ट्र अध्यक्ष रहते हैं, 1964 में बनते हैं, 1964 में लेकर के 1962 तक। जोसेफ स्टालिन की बात करें तो जोसेफ स्टालिन सेकंड
वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय क्या रहते हैं, यूएसएसआर के रहते हैं आपके राष्ट्राध्यक्ष। और ध्यान रखना स्टालिन, और स्टालिन जो कि लेनिन का क्या हुआ करता था, उत्तराधिकारी हुआ करता था। तो प्यारे साथियों प्रश्न एक है, लेकिन इसकी संपूर्ण इर्द गिर्द की बातें हम लोगों ने आप लोगों को बता दी। यूएसएसआर के पूरे नाम की बात करें तो UNION, यूनियन ऑफ SOVIET, सोवियत ये लगा देना, और सोशलिस्ट SOCIALIST, रिपब्लिका, इसका पूरा नाम है, एग्जाम में आ सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। सॉरी। अगला प्रश्न देखिए, ये किसने कहा है लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है? मार्क्स ने कहा, या फिर लेनिन ने कहा, या फिर स्टालिन ने कहा, या फिर माओ ने कहा? माओ की बात करें तो प्यारे साथियों माओ ने कहा था कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। किससे निकलती है? शक्ति है जो बंदूक की नली से निकलती है। लेनिन, और लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक, कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखना लेनिन। लेनिन ने एक देश में समाजवाद, एक देश में समाजवाद, एक देश में समाजवाद की बात किसने कही थी? लेनिन ने कही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवाद का प्रेरणा स्रोत, और प्रेरणा स्रोत कौन? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों लेनिन। मार्क्स ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास में खोने के लिए कुछ नहीं, पूरा संसार पाने के लिए। और मैं आप लोगों को कह रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे प्रतिभागी योद्धाओं, आप लोग पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर लो, आपके पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। भर्तियों का महाकुंभ आ रखा है, पूरा संसार, पूरी भर्तियां, पूरे पद आपके लिए ही है। देखिए माओ ने कहा शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, और मैं तो मानता हूं कि शक्ति इस पेन में है, शक्ति इस पेन की इंक से, या फिर अपन कह सकते हैं पेन की निब से निकलती है। प्यारे विद्यार्थियों, आप राजपत्रित अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, आप राजपत्रित अधिकारी बनेंगे, आप स्कूल व्याख्याता बनेंगे, आप प्राध्यापक बनेंगे, आप ग्रेड फर्स्ट बनेंगे। आपके पेन, आपकी कलम में बहुत ज्यादा ताकत होगी। आपकी कलम या फिर आपकी पेन में क्या होगी? आपकी पेन या फिर आपकी कलम में क्या होगी? शक्ति होगी। शक्ति कैसे होगी? अब कईयों को ध्यान नहीं है, बाकी मोस्टली तो ध्यान है। विवेकशील है मनुष्य, विवेकशील है। आप तो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करें, आपको तो अच्छे से ध्यान है। आप राजपत्रित अधिकारी बनने के बाद में आप गजेटेड ऑफिसर रहेंगे, तो आपके पास में कोई SC ST OBC का सर्टिफिकेट बनाने के लिए या फिर कोई आय का सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोई भी बच्चा आएगा, आप उसको प्रमाणित करेंगे, आपके उस पर सिग्नेचर होंगे, आप उस पर सील लगेंगे, तो वो पन्ना वैलिड माना जाएगा, आगे उसके प्रमाण पत्र बनेंगे। तो आपकी पेन के अंदर क्या है? ताकत है। आपके पेन में ताकत, यानी आप ये भी मान सकते हैं अभी आपके पास में पेन है, उसमें भी ताकत है। अगर आप लिख रहे हैं तो आपको याद होंगे, तो पेन के अंदर ताकत है। पेन में ताकत है, बंदूक में ताकत नहीं है, ध्यान रखना। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के अंदर सरकारें किस प्रकार से चेंज होती है? बंदूक से थोड़ी होती हैं। लोकतंत्र में सरकारें बुलेट नहीं, बैलेट के माध्यम से चेंज होती है। तो उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे नवीन JVM ताज, हमारे नवीन JVM ताज इस स्टूडियो की पहली क्लास आप लोगों के सामने हमने रखी है। अगर इस क्लास में आपको आवाज से संबंधित या फिर और भी कोई टेक्निकल एरर आए तो आप हमारे दिए हुए नंबर 9214534843 पर मैसेज करके आप कोई भी समस्या बता सकते हैं। अगर आप पूर्ण मनोयोग से जुड़ करके तैयारी करेंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर तैयारी करेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो मैं वादे के साथ पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, वादा मैं मेरे से करता हूं, विश्वास आपको दिलाता हूं कि 1 नहीं 2 नहीं 3 या 4 क्लास डेली की आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन आप लोग उसी थीम आधारित तैयारी करेंगे कि हम भी बनेंगे वैकेता, हम भी लेंगे मोर। तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, यानी मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक क्या करना है? मंजिल तक
चल के जाना है। तो उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो। कोई भी समस्या हो, कोई भी पर्सन से संबंधित कोई भी टेक्निकल एरर, आप मैसेज कर देना। अगर क्लास को ध्यान से देखा, क्लास अच्छी लगी, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्यारे साथियों, समय पूरा हो गया। समय के साथ में अपने को और भी कई और काम करने, तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय संविधान।